बेटा, उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी, ठीक है ना। अब प्रश्नावली 2.3 के इंट्रोडक्शन को हमने पहले वाली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 5 में भी डिस्कस किया था और आज भी इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन है क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, जो टॉपिक फलन है वो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे टाइम देना पड़ रहा है। इसको एकदम से बहुत स्पीड से नहीं चला सकता मैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो चीजें बताई थी कि संबंध से जोड़ते हुए, है ना, संबंध से हम लोग फलन की तरफ गए थे, ठीक है। यानी कि संबंध हमने पूरा पढ़ा था, उसके बाद हमने फलन को आपको बताया था कि फलन क्या होता है, संबंध से जोड़ते हुए पढ़ा है और जो कि बहुत जरूरी भी था, आसान भी था, आप लोगों की समझ में भी आया है। लेकिन जो दुविधा की बात है, जो समस्या है, समस्या वो ये है कि क्वेश्चंस के अंदर फलन जो है वो ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट में दिखाया था, नहीं संबंध से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी बातें दिखाई नहीं देती हैं। तो अब फलन दिखता कैसा है, सवाल के अंदर फलन किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, उसी के लिए ये दूसरा इंट्रोडक्शन करना पड़ रहा है और इसको बहुत कायदे से समझ लेना, क्योंकि यही आपकी प्रश्नावलियों को हल करने के मतलब आपको थोड़ा सा फील आना शुरू होगा फलन को लेकर के। फलन क्या है, कैसा होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। आपने इसका इतिहास तो पढ़ लिया कि ये संबंध से ही बना है, लेकिन आजकल ये कैसी जिंदगी जी रहा है एक्सरसाइज के अंदर, वो आपको देखना है। तो फलन क्वेश्चंस के अंदर कैसा दिखाई देता है, इस संबंध में आज बात करेंगे और संबंध से जोड़ते हमने पहले बात कर ली थी, ठीक है। चलिए, बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले, वो ये पढ़ा था कि ये बेसिकली वो ये था कि समुच्चय, ठीक है ना, समुच्चय ए से बी में वह संबंध, ठीक है ना, वह संबंध, ठीक है, वह संबंध फलन कहलाता है। ये बहुत अच्छे से चर्चा की है मैंने, फलन कहलाता है, ठीक है नहीं, जिसमें समुच्चय ए का, यही तो बात बताई थी, याद आ गई होगी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव बी में आपके पास में एक समुच्चय बी में, समुच्चय लिखो ना, है ना, समुच्चय, ठीक है, समुच्चय बी में एक और केवल एक ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, इस संबंध में बहुत बातें हो चुकी हैं। प्रतिबिंब यानी कि इमेज अंग्रेजी में कहते हैं, रखता है, ठीक है, नहीं रखता है। तो ये एक डेफिनेशन थी, जिस डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से चर्चा की है, एक एग्जांपल भी दिया था कि कैसे किसी संबंध को फलन देख सकते हैं, फलन है या नहीं है वो बच्चों। और अगर इसका संकेत हम देते थे कि एक फंक्शन हम f से रिप्रेजेंट करते थे, एक फंक्शन है a to b है ना आपके पास में, जैसे संबंध को दिखाते थे, संबंध कोई r होता था तो वो अगर सेट a से b में है तो हम संबंध को a to b दिखाते थे। तो ऐसे ही फलन को भी ये नोटेशन करने का तरीका था, ये हमने बात बताई थी आप लोगों को, कायदे से अच्छे से बताई थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो है ये तो चलो हमने बात कल कर ही ली थी, तो दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, जानबूझ के लिखा है क्योंकि इससे मैं जोड़ते हुए चीजों को बताऊंगा ना। ऐसी बात थोड़ा ही कि कल जो फलन पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर वो कुछ अलग चीज थी और जो आज पढ़ाऊंगा वो अलग है, लेकिन है दोनों एक ही। अगर गहराई में जाओगे तो दोनों को एक ही पाओगे, समझ में आई बात नहीं, लेकिन देखने में शकल कुछ अलग है। इस वाले ये संबंध से जुड़ी हुई है और वो कुछ अलग खेल है, अभी बताता हूं। देखिए, बेसिकली क्वेश्चंस के अंदर फलन कैसा दिखाई देता है, फलन दिखाई देता है इस तरीके से कि fx, इस तरीके का लिखा है, fx बराबर कुछ भी एक आगे एक एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे fx बराबर 2x हो जाए, या fx बराबर आपके पास में x स्क्वायर हो जाए, या fx इज इक्वल टू आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1 हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ भी होगा, ऐसा कुछ भी लिखा होगा क्वेश्चंस के अंदर, आपको जो दिखाई देगा वो ऐसा ही दिखाई देगा, fx इज इक्वल टू ये इस तरीके से, ठीक है। चलिए एक पे बात करते हैं, सिर्फ हम लोग इससे बात करते हैं, तो इससे बात करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी और भी अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है,
अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, अगर मैं x की वैल्यू इसमें 1 रखता हूं, ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा प्यार से समझते हुए चलना, फील करना है। x बराबर 1 रखता हूं तो हम f1 निकलेगा, यानी कि x की जगह मैं 1 रख रहा हूं तो इसका मतलब 2 इंटू 1 दैट इज 2, यानी कि जब हमने x का मान रखा है तो हमें f1 जो है वो 2 मिल जा रहा है, 1 के सापेक्ष हमें एक मान मिल रहा है 2। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो f2 मेरे पास निकल के आएगा 2 इंटू 2, क्योंकि यहां पे रख रहा हूं ना मैं, तो दैट इज 4। और x बराबर 3 रखूंगा तो हमारे पास में ये 3 आ जाएगा, और 2 गुणे 3 बराबर 6। तो आप ऐसे कर सकते हो, आगे बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हो आप आसानी से। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये क्या है, ये एक नियम है। क्या है ये? नियम है। अब नियम कैसा है, ठीक है नहीं, कि यह एक नियम है आपके पास में, जिसमें हमें कुछ दिए गए, ठीक है नहीं, अवयवों के सापेक्ष, अभी सब समझ में आएगा, अवयवों के सापेक्ष, ठीक है, आपके पास में नए अवयव, ठीक है, प्राप्त होते हैं। ये एक नियम है ना, होते हैं। ऐसे नियम हो सकते हैं बहुत सारे भाई। एक नियम है कि fx बराबर 2x जो है, ये एक नियम है कि जो भी f के पेट में आता है निकल के डबल हो जाता है। जैसे कि मैं fx इजिकल टू लिख लूं कि मेरे पास यहाँ पे आ गया 2x प्लस के 3 आ गया। इस बार थोड़ा सा और बड़ा हो गया कि अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 रखूंगा तो हमारे पास 2 गुणे 1 प्लस के 3 है ना, आपके पास में तो आ जाएगा 2 प्लस 3, इसका मतलब 5 आ गया। यानी कि जब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो fx की वैल्यू मेरे पास में कितनी आती है? 5 आती है। एक दिए हुए अवयव के सापेक्ष एक नई वैल्यू मिलती है। तो ये बेसिकली एक नियम है। तो आप कहोगे गुरुजी क्या नियम ही एक फलन है? बिल्कुल ठीक बात है, यही तो फलन है जो मैं लिख रहा हूं आपके सामने, यही तो फलन है। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जी अभी जो आपने पढ़ाया था, पिछले बार जो आपने पढ़ाया था कि संबंध ही फलन होता है, और संबंध, जो भी संबंध होता है बेटा वो किसी एक सेट से दूसरे सेट में होता है। जैसे यहाँ पे A से B में है तो A से B में होता है। जैसे ये आपके पास में संबंध हम R कहें तो वो A से B में है। बट लेकिन हमने क्या देखा, आपने तो इतनी सी बात कह के छोड़ दी, कि एक नियम है, यही फलन है। इसमें किसी सेट का जिक्र ही नहीं हुआ। समझ रहे हो ना, कि किसी समुच्चय का कोई जिक्र नहीं हुआ, कहां से कहां तक ये है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल अकेला ये जो नियम है ये फलन नहीं बन सकता है, इसके साथ में आपको ये नोटेशन, ये जो है, यानी कि आपको सेट डिफाइन करने पड़ेंगे, यानी कि आपको उसकी प्रांत यानी कि डोमेन और कोडोमेन परिभाषित करने पड़ेंगे, तब जाके इस नियम को हम एक फलन कह देंगे। अभी देखो मैंने कहीं भी फलन नहीं लिखा, इसको केवल एक नियम लिखा है, ठीक है ना। अभी इस नियम को मैं फलन बनाऊंगा। अब इस नियम को एक फलन कैसे बनाया जाए, मेरे बेटा, इसको बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम लोग सपोज कर लेते हैं ये एक रिलेशन है, ये एक फलन है। देखो हम लोग x की वैल्यू 1 2 3 वगैरह लिखते जा रहे हैं, तो सीधी बात है हम लोग x का जो मान ले रहे हैं, अच्छा जो हम वैल्यू लेते हैं x का जो मान लेते हैं वो तो यहां से लेते हैं ना, x का जो मान लेते हैं ना वो तो यहां से लेते हैं ना, और जो रिलेशन के साथ में जो जुड़ के आता है हमारे पास वो यहां आता है, जो नया आएगा, जो नया अवयव आएगा वो यहां मिलेगा। तो सीधी बात है कि x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5, तो हम लोग इसको, ये तो क्या है, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n क्या होता है? n एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 होता है, 6 है ना, 5 6 ऐसे चलता चला जाएगा, ये अनंत तक अपरिमित समुच्चय है। तो सीधी बात है कि ये जो नियम है, इस नियम को अगर मैं बाउंड कर दूं, इसकी सीमा को मैं निर्धारित कर दूं कि कहां से कहां तक है, कि नेचुरल नंबर से, सपोज कर लो ये नेचुरल नंबर के अंदर ही है, तो अब दुनिया की कोई ताकत नहीं। अब हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस नियम को और इस नोटेशन को, है ना, इसके एक साथ अगर लिखें तब कहेंगे ये फलन है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ठीक है नहीं, तब कहोगे ऐसे कैसे।
अगर फलन है तो इसकी ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना। कौन सी कंडीशंस? जो कंडीशंस इस डेफिनेशन में भी होती थी। कहता था कि अच्छा चलो इसको पहले एरो डायग्राम से बात करते हैं, और एरो डायग्राम से ही हम लोग देखते हैं ना कि एरो डायग्राम से तो सबसे बढ़िया क्लियर होता है कि कोई फलन है या नहीं है। एरो डायग्राम से, तीर आरेख से बढ़िया क्लियर होता है, तो उसका तीर आरेख बनाते हैं। चलिए हमने एक तीर आरेख अगर इसका मैं बनाऊं इस तरीके से, तो इधर हमने कहा कि n से n तक है तो इसको भी नेचुरल नंबर कह दिया, एंड दिस इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर वैसे तो बहुत होते हैं, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 5 तक ही ले लो या 6 ले लो, और नीचे की तरफ 5 ही ले लो और नीचे डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, तो समझ जाएंगे लोग कि ये एक अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट है, इसमें अवयवों की संख्या निर्धारित नहीं है। और बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से, इधर की तरफ मैं कर रहा हूं, इधर भी n ही है, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना आपके पास में। तो अगर मैं इस नियम के हिसाब से इनके संबंध बनाऊं, इस n का इस n में संबंध बनाऊं, ठीक है ना मेरे पास में, ठीक है ना, तो जो 1 है 1 रिलेशन रखता है 2 के साथ में, तो 1 रिलेशन रखता है 2 के साथ में, ठीक है ना। 2 रिलेशन रखता है 4 के साथ में, 4 के साथ में। 3 रिलेशन रखता है 6 के साथ में, एंड 4 जो रिलेशन रखता है 8 के साथ में, और 5 जो रिलेशन रखेगा वो 10 के साथ में रखेगा। और नीचे आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे, अगर यहाँ पे कहीं 6 हो तो 6 रिलेशन रखेगा 12 के साथ में। 7 आएगा तो कहीं 14 के साथ में रिलेशन रखेगा। 14 इसमें लिखना संभव नहीं है, इतनी तो हमें पता कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम n को इसमें पूरा उतार दें, लिख दें। तो अब ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन में 2 बातें होती हैं। जो हमारी पुरानी डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं अब इसको बताता हूं कि जो मैंने लिखा है ये फलन है या नहीं है, इसके हिसाब से, क्योंकि डेफिनेशन तो यही है, मेन तो यही है ना, अंदर की बात तो यही है ना। लेकिन हमें क्या करना है, इसको देखना है कि हमने कहा इसको ये फलन है जी, मैंने अभी कह दिया इसको, ये जो नियम था और इसके साथ ये नोटेशन लगा करके ये हमने ये जो लिखा है f एक n से n तक, इसके हिसाब से मैंने कह दिया कि ये हमारा एक फलन है। तो लेकिन अगर फलन है तो इसके अंदर 2 बातें होती हैं। कौन सी 2 बातें? नंबर एक, ए का प्रत्येक अवयव, पहली बात तो ये होती है इसके अंदर, दिस इज फर्स्ट थिंग, ए का प्रत्येक अवयव पहली बात होती है। ए का प्रत्येक अवयव का मतलब है कि इसके अंदर ए तो नहीं है, क्योंकि ए तो हम अगर यहां पे इसको ए ले, इधर की तरफ बी ले, तो लेकिन यहां पे ए ना लेकर के हमने क्या लिया है, एन है। तो यानी कि एन का प्रत्येक अवयव इधर से संपर्क में होना चाहिए, इधर उसका प्रतिबिंब मिलना चाहिए 100%। क्या आप ऐसा सोच सकते हो इस नियम के हिसाब से ऐसा कोई अवयव इस तरफ मिल जाएगा क्या आपको? बताओ, क्या ऐसा कोई अवयव मिलेगा जो उधर से कनेक्शन नहीं रखेगा? सोच के देख लो। सपोज कर लो यहाँ पे आप कहो जी मैं तो 101 लिखूंगा, 101 मुझे बड़ा खराब सा लग रहा, तो 101 को जब यहाँ रखोगे 101 का डबल हो जाएगा, तो इधर की तरफ तो 202 मिल जाएगा ना, और 202 भी तो इसमें मिलेगा, तो यानी कि ये आपके इधर मिल जाएगा। तो कहने की मेरी बात ये है मेरे बेटे, ये कहने की बात है कि जो पहली बात है कि ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव इधर से संपर्क रखता है, ये बात तो फुलफिल हो गई। और दूसरी बात है एक और केवल एक प्रतिबिंब, ये आपकी दूसरी बात होती है। ये इस डेफिनेशन के अंदर दूसरी बात होती है जिसको फुलफिल करना होता है। इधर जितने भी अवयव हैं उधर की तरफ एक और केवल एक ही इमेज रखेंगे, एक और केवल एक ही अवयव से संपर्क रखेंगे, एक और केवल एक ही अवयव से संबंध रखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और बिल्कुल ये बात सत्य है, एक जो है केवल 2 से ही संबंध रखेगा। आप थोड़ा गहराई से देखो, जब मैं एक में 2 से गुणा करता हूं, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है, fx बराबर हमारा 2x है, तो अगर मैं यहाँ पे f की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 हमेशा 2 ही आता है। क्या 2 के अलावा कुछ और आएगा क्या? 2 की गुणा अगर एक में करेंगे हमेशा 2 आएगा, कोई और भी आएगा क्या? नहीं आ सकता। तो सीधी बात है कि एक का हमेशा संबंध 2 से ही होगा और 2 का हमेशा संबंध 4 से होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक अपने इस संबंधी को छोड़ के किसी और से संबंध बनाता हुआ दिखाई दे जाए। तो आई थिंक बेटा आपको इस डेफिनेशन की दोनों बातें, इस परिभाषा की दोनों बातें इस नियम के अंदर फॉलो करा दी, और अगर ये फॉलो हो गई तो हमने ये कहा ये फलन है, इसलिए तो कह रहा था मैं ये फलन है, ठीक है ना।
तो अब ये बात आई, अब ये बात आई, अब ये बात आई, ठीक है ना, कि फलन एक नियम है, हम ये भी कह सकते हैं फलन एक नियम है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हैं फलन 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 फलन, यहां पे यह है, यह है, यह है, यह है, यह। अब लिख लूंगा मैं इसको यहां पे फलन। फलन एक नियम है जिसमें हमें कुछ दिए गए अवयव के सापेक्ष नए अवयव प्राप्त होते हैं, नए अवयव मिलते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, ये अवयव हमें दिए गए थे, इनके सापेक्ष इस नियम के हिसाब से हमें कुछ नए अवयव मिले हैं, ठीक है ना। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना अच्छे से, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, आपको मैं इससे थोड़ा सा और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा फील आएगा आपको और अच्छे से मजा आएगा फिर, कि अगर मैं देखो, अगर मैं एक काम करूं कि मैं इनका एक सेट बनाऊं, ये 1 ये 2, देखो 1,2, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन क्या है कि 1 2 2 4 है ना, 2,4, ऐसे 3,6 है ना आपके पास में, 4,8 ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। तो अगर मैं इसका एक सेट बना दूं, तो आप क्या देख पा रहे हो, अगर मैं इसका एक सेट बना दूं ऐसे करके, तो क्या देख पा रहे हो, ये संबंधी का तो सेट है, ये संबंधी तो है, रिलेशन ही तो है ये। आप कहोगे सर जी आपने तो इस नियम को भी संबंध बना दिया, अरे बात तो वही है, गहराई तो उसी बात से है ना, कि यही तो हमारा क्या है, संबंध है, और यही संबंध फिर, क्योंकि ये इन सभी बातों को फुलफिल करता है, तो इसी संबंध को हम लोग फलन कहते हैं, जो नियम लेके चले थे वही हमारा फलन बन गया है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बन सकता है, मैं बहुत आराम से बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मेरे भाई चलो एक बात बताता हूं आपको, ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा इधर की तरफ है ना आपके पास में, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला, कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, लेकिन दिमाग में ही रखना है, इसको बाहर तब निकालना है जब इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, ये गहराई वाली बात है। इसको बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता रहेंगी तो कोई आपको मैनिपुलेट, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, फिर थोड़ा सा दिमाग लगा करके हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना आपके पास में। तो इसको नहीं पढ़ना आप लोगों को, इसको अभी दिमाग में रखना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है, और बस। अगर हम ये इस संबंध की तो रोस्टर फॉर्म थी, इसको मैं अगर समुच्चय निर्माण रूप में दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें x, fx टाइप के एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि y तो नहीं आया, हम लोग किस किस को ले रहे हैं, इस x और इस fx, यानी कि इस x और इस fx की तो बात कर रहे हैं, तो x, fx देखो खुद ही, x, fx, x का मान 1 है तो fx का मान 2 है, x का मान 1 है तो fx का मान 2 है, x का मान 2 है तो fx का मान 4 है। तो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में तो ऊपर लिखा है, इसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, कि एक संबंध है जिसमें x, fx टाइप के एलिमेंट है, सच दैट कि जो आपका fx है वो हमेशा बराबर होगा 2x के, है ना, एंड और जहां हम ये कह सकते हैं जो आपका x होगा वो आपका n में से आएगा, कोमा जो fx है वो भी तो n में से ही आ रहा, तो ये हमने इस संबंध को दोनों फॉर्म में बता दिया। वैसे आपको ज्यादा इसमें सिर्फ आप इसको समझ के अपनी कॉपी में नोट करके इसको छोड़ दो, कहीं किसी क्वेश्चन में जब इसकी याद आएगी तो हम इसको इस्तेमाल में ले आएंगे, ठीक है। ओके, तो अब जो है मैं इसको थोड़ा सा, मैं जो मेरे काम की चीजें उसको बचा करके बाकी सबको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए देखिए, तो अभी जो मैंने काम किया है, हमने एक काम किया है, अभी मैंने ये काम किया कि हमने एक नियम लिया, ठीक है, और अभी मैंने आपके सामने उसको एक संबंध बनाया, ठीक है ना, और उस संबंध को ही फिर मैंने इस परिभाषा के हिसाब से फुलफिल कराते हुए, इसकी सारी बात मानते हुए उसको मैंने फलन बनाया है। क्या बनाया है? फलन बनाया है। लेकिन अभी भी फलन को लेकर के बातें पूरी नहीं हुई है। आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हो कि f n to n
ठीक है ना, fx इज इक्वल टू 2x एक फलन होगा, है ना, एक फलन है, हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा ऐसा देखने को, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन और चीजों पे भी चर्चा करनी जरूरी है। तो मैं एक और आपके सामने एक नियम और आपके सामने लिखता हूं और उसमें देखते हैं कि क्या वो भी फलन बन पाएगा, क्या सभी नियम फलन बन जाते हैं क्या, ये दिमाग में आ रहा होगी ना बात। कोई भी नियम, कोई भी fx हम लिखें कुछ भी लिखें और वो फलन बन जाए, ऐसा कभी है क्या? नहीं। फलन होने के लिए इस नियम के साथ साथ मैंने आपको बताया है बहुत ही जरूरी पार्ट ऊपर वाला है, जो ये बताता है कि नियम कहां से कहां तक लागू हो रहा है। हमने कहा है कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में अप्लाई हो रहा, तो ये फलन है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखूं, सपोज कर लो मैंने एक fx लिखा और वो fx लिखा कि x² माइनस 1/2x, थोड़ा सा खतरनाक, ये एक नियम लिखा मैंने, ये एक नियम है और इस नियम में मैंने इसकी बाउंड्री बनाई कि ये जो नियम है ये वास्तविक संख्या रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है। अब इसको मुझे चेक करना है कि ये फलन है या नहीं है, क्या ये फलन है, ठीक है, नहीं फलन है या नहीं, इस बारे में बात करनी है। आप कहोगे गुरुजी बार बार आप तो बदल रहे हो बातें, जब ये फलन है तो ये भी फलन होगा, यही तो खेल बताना है आपको। ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें मैं इसको उस डेफिनेशन से वेरीफाई करने की कोशिश करूं, क्या होती है दो बातें कि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है ना, मतलब ए का प्रत्येक अवयव यानी कि आपके पास में आर का, जब मैं आर का कोई भी मान इसके अंदर रखूंगा, आर क्या है, आर को कंफ्यूजन मत रखना, एक आर हमारा संबंध वाला है, एक आर हमारा संबंध को प्रदर्शित करता था, लेकिन बेसिकली ध्यान रखना है अब हम लोग आर मतलब है रियल नंबर का सेट, रियल नंबर्स आपके पास में, यानी कि रियल नंबर्स आपको पता है वास्तविक संख्याओं को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का, वास्तविक संख्या। संबंध का तो जिक्र ही ना करेंगे, एक्सरसाइज तक जब पहुंचेंगे ना तो इस संबंध का तो जिक्र ही खत्म हो जाएगा, जो संबंध हम लिख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि इस रूप में क्वेश्चन में दिखाई देने का, आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो अब इसको देखना है कि हमें f(r)(r) fx इज इक्वल टू x² माइनस 1/2x एक फलन है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। एक्चुअली r पता है क्या होता है, r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय है, मतलब सबसे बड़ा नहीं कहूंगा कि संख्याओं में सबका बाप है, ठीक है, नहीं काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दिया जाए अगर, तो R के अंदर क्या आता है, R का अगर मैं एक सेट तैयार करूं, सपोज कर लो मैं यहां R को लिख लेता हूं, वैसे ये वही है कि मैं इसको R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को इसमें लिख देना, किसी भी दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं जो R को लिख पाए, क्योंकि R जो है, R के अंदर आपको पता है कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं, ठीक है, प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये आपका R होता है, ये तो हमने पढ़ाया था। और परिमेय संख्याओं में भी आपको पता है पूर्णांक होते हैं, ठीक है, पूर्णांकों के अंदर हमारे पास में प्राकृत संख्या होती है, मतलब आपके पास में R बहुत ही बड़ा सेट है। कहने की बात यह है, अगर मैं कहूं कि मैं कह रहा हूं कि 1 2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, ये दो वास्तविक संख्याएं, दो रियल नंबर हैं, तो बेटे इनके अंदर भी 1 से 2 तक जाने तक भी अनंत अपरिभाषित वास्तविक संख्याएं होंगी, क्योंकि 1.1 है ना, और 1.1 से पहले भी होगा 1.0001, फिर 1.0002, ऐसी होंगी संख्याएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम R को इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लिख नहीं सकते, लेकिन चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि हमें R का फील आ जाए कि R क्या है। तो मैं लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा -3 -2 -1 और फिर 0 हो गया, फिर ये तो मैंने इंटीजर ही लिख रहा हूँ ना, ये तो पूर्णांक ही है, 2 3 ऐसे करके है ना आपके पास में, ऐसे ही ऊपर भी जाएगा, ये ऐसे ही ये
ऊपर भी है। तो मैंने केवल पूर्णांक लिखे हैं, इनके बीच में बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन चलो हम लोग सिर्फ भाई वास्तविक संख्या लेनी, हमने कुछ ले ली। ये हमारा आर हो गया है ना, और ये हमारा इधर भी आर हो जाएगा, इधर भी हमारा आर हो जाएगा। अब जरा देखते हैं मेरे भाई, अब देखते हैं क्या ये जो हमने लिखा है अभी एक नियम लिखा है, दिस इज अ लॉ, ये जो नियम है, ये नियम है, क्या ये फलन की कैटेगरी में जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। तो हम क्या देखते हैं, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखता हूं मैं, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 भरता हूं तो मेरे पास मिलता है एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई एफ एक्स, क्योंकि हमें पता है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, ये तो लेके चला हूं नियम। तो अगर मैं यहाँ x के 1 भर रहा हूं तो यहाँ भी 1 भरा जाएगा और यहाँ पे भी 1 भरा जाएगा, तो आपके पास में यह जाएगा 0 अपॉन 2, ठीक है ना, दैट इज 0, बिल्कुल ठीक बात है। और जो एक वाकई ही रियल नंबर है, ये 0 जो है एक वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब अगर हम कभी भी 1 की बात करेंगे तो इधर इसकी इमेज मिल जाएगी और वो हमेशा 0 मिलेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं। अगर हम लोग बात करें जैसे x इजिकल टू, मैं इसमें 2 भर लेता हूं तो f2 निकल के कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो 3 अपॉन 2 भी एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा कि ये जो 2 है इधर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा जाके किससे, 3 अपॉन 2 से, तो ठीक हो रहा काम। लेकिन अगर मैं f0 निकाल लूं, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास इधर तो 0 होगा क्योंकि वास्तविक संख्या से 0 तो होगा, अगर मैं 0 को निकालूं तो 0 f0 क्या निकलेगा, f0 निकलेगा आपके पास में, एक मिनट जरा फोन आया है यार। तो 0 पे क्या होगा, 0 पे देखो, 0 पे खेल बिगड़ जाएगा कि 0 माइनस 1 बटे 2 गुणे 0, क्योंकि ये आपका fx ये है ना, आपका fx ये है ना, fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x है ना, तो जब 0 भरोगे तो f0 निकलेगा क्या, 0 माइनस 1 बटे 2 गुणे 0, ये तो लिखा मैंने, तो यानी कि माइनस का 1 बटे 0। और आपको पता है मेरे भाई, आपको क्या पता है बताओ, कि किसी भी संख्या से 0 को भाग करें, सॉरी 0 से किसी संख्या को भाग करें तो वो हमेशा ही अपरिभाषित होती है, इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी नंबर कभी भी रियल नंबर्स के अंदर नहीं आता। इसका मतलब जब ये 0 इधर की तरफ बढ़ेगा किसी से मिलान करने के लिए तो ये आधे रास्ते पे रुक जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी इधर होता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस नियम में कमी आ गई कि ए का प्रत्येक अवयव, यानी कि जो पहले सेट का प्रत्येक अवयव इधर की तरफ कनेक्शन रखना चाहिए था, इसमें 0 एक ऐसा अवयव आ गया जो इधर के साथ संपर्क नहीं रख रहा है, तो ये एक फलन इस कैटेगरी में नहीं बनेगा। आप कहोगे सर जी फिर ऐसे कैसे, ये क्या हुआ, अरे भाई इसी को तो समझना है, इसी को तो समझना है। अब इसको मैं थोड़ा रेक्टिफाई करता हूं, अब इसको मैं फलन बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है, इसको मैं फलन बना के दिखाता हूं। इसको फलन कैसे दिखाऊंगा, देखिए दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है इस सेट के अंदर, दिक्कत इस सेट के अंदर 0 पे है। तो अगर मैं इस पूरे नियम को इस तरीके से लिखूं, ध्यान देना, इस नियम को मैं ऐसे लिखूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा किसके है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, और हमने क्या करा इस बार एफ को डिफाइन कर लिया, एफ को डिफाइन कर लिया। हम लोग आर से आर में थे, लेकिन मेरा दिक्कत कहां है, मुझे इस 0 पे दिक्कत है, इस 0 पे दिक्कत है, तो मैं 0 को इसमें से घटा दूं, मैंने 0 आर में से 0 घटा करके, अब देखो अब हमेशा, क्योंकि मैंने क्या करा, इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते थे वैसे बेसिकली, आपको जब हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर, नहीं पढ़ाया था तो अभी सुन लो मेरी बात, कि अगर कोई फलन हमारा a टू b है तो ध्यान रखना ये हमारा डोमेन होगा, डोमेन का मतलब ये आपका प्रांत होगा, ये ध्यान रखना है, प्रांत होगा, और ये सह प्रांत होगा, और सह प्रांत को अंग्रेजी में कहते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज क्या कर लिया, हमने चेंज कर लिया, इसकी डोमेन चेंज कर दी, डोमेन हमने इसकी चेंज कर दी, और डोमेन में हमने क्या कलाकारी करी, हमने उस बीमारी को ही हटा दिया जो दिक्कत कर रही थी, यानी कि जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही थी। तो मेरे बेटे अब अगर हम देखें ये 0 अगर हमने हटा दिया तो अब सारे के इधर की तरफ कनेक्शन जोड़ेंगे, चाहे कुछ देख लेना, क्योंकि 0 हमने हटा ही दिया, तो ये एक फलन बनेगा, ये एक फलन है, ओके।
ठीक है, कुछ थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है। इस तरीके की जब चीजें देखने को मिलती है ना, थोड़ा मजा आता है कि हाँ यार गणित कुछ अच्छा सा पढ़ने को मिल रहा है ना। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा है और उम्मीद करता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार इसकी एक वीडियो इंट्रोडक्शन की हो रहेगी, क्योंकि फलन के प्रकार मुझे पढ़ाने, आज तो ये पढ़ा दूंगा, और फलन के प्रकार अगर इसी में पढ़ाने बैठ गया तो लंबा वीडियो रहेगा। लेकिन चलिए जितना आज हो पाता है उतना करते हैं। हमें ये समझ में आया कि ये हमारे पास में है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें तो हमने पता कर लिया, इट्स वेरी सिंपल। इसमें तो हमने पता कर लिया कि सर जीरो प्रॉब्लम कर रहा है। इस वाले के अंदर हमने पता कर लिया कि जीरो प्रॉब्लम कर रहा है, और जीरो को हमने डोमेन में से घटा दिया तो हमारा सेट, हमारा एक परफेक्ट सेट बन गया, हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परफेक्ट फलन बन गया। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा, हाउ टू चेक, हम कैसे पता करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि कोई फलन कहां पर परिभाषित नहीं है। आप ये भी कह सकते थे, हम ये कह सकते थे कि एफ एक्स जीरो पर परिभाषित नहीं है, ये कह सकते थे हम। अभी जो लिखा था ना मैंने, क्योंकि जीरो पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही थी, इनफाइनाइट मिल रही थी, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स, यानी कि जो ये नियम है, एफ एक्स जो ये फलन है, ये जो नियम है, ये जीरो पर परिभाषित नहीं है। तो हमें अगर चेक करना हो कि कोई फलन कहां पर परिभाषित नहीं है तो कैसे चेक करेंगे। और ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत इस पे क्वेश्चंस करने हैं हमें, डोमेन कोडोमेन निकालने वाले बहुत क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा सा बता के छोड़ दे रहा हूं कि क्वेश्चंस करूंगा तब आपको समझ में आएगा। सपोज कर लो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एक फलन लिया, इट इज आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, और हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस के 2 एक नियम है। और हमें चेक, ये जो आपके पास में इस फलन को देखना है कहां पर परिभाषित नहीं है, इस नियम को देखना है कहां पर परिभाषित नहीं है, ये फलन कहां परिभाषित नहीं है आर टू आर में, ठीक है ना। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, क्योंकि परिभाषित होना या ना होना एक बात पे डिपेंड करती है कि अगर बटे में कभी जीरो आता है तो परिभाषित नहीं होता है, इतना कंफर्म है। बस यही तो प्रॉब्लम करता है ना, कि अगर बटे में जीरो हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन एक्स प्लस के 2 है, अगर ये नीचे वाला जीरो हो जा रहा है तो फिर फलन परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग जो हर होगा, जो हमें दिया गया हर होगा, हर को जीरो के बराबर रखेंगे, यानी कि एक्स प्लस 2 बराबर जीरो रखेंगे, एक्स का मान निकलेगा -2। इसका मतलब यह है कि एक्स बराबर -2 पर, है ना, एक्स बराबर -2 पर एफ एक्स परिभाषित नहीं होगा, एफ एक्स परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पास में देख लो ना, चेक कर लो ना, यहां पे अगर आप -2 रखोगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, और जीरो आने के बाद वही स्थिति होगी जो इस जीरो के साथ में होती है यहां पर, ठीक है ना। तो मेरे बेटे आपको थोड़ा सा फील आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत फील आना शुरू हुआ होगा, और जब हम क्वेश्चन में इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपको और बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब आपको एक प्रॉब्लम और फेस हो रही होगी कि सर अच्छा आपने यहां पे देखा था कि जीरो है, जीरो एक ऐसा अवयव है जिस पर एफ एक्स परिभाषित नहीं है, तो ये तो आपने देख लिया। लेकिन अगर नीचे कोई आगे चलते चलते ऊपर नीचे कहीं एक और पॉइंट और आ जाए ऐसा जहां पर परिभाषित नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, ऐसा होगा ही नहीं कभी। चेक कर लो, जीरो के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इस 2x को जीरो बना दे। बात समझ रहे हो, इस 2x की बात कर रहा हूं, इस नियम की। ये 2x जीरो कब हो सकता है, ये केवल तभी होगा जब x का मान जीरो होगा, ये तभी हो सकता है, कोई और संख्या नहीं है। दो में अगर जीरो के अलावा किसी और संख्या से गुणा करें कभी जीरो नहीं आ सकता, जीरो से गुणा करेंगे तभी जीरो आ सकता है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि जीरो के अलावा कोई और पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। आप इसमें भी देख सकते हो कि -2 आ गया, -2 के अलावा भी कोई और है क्या, नहीं होगा भाई मेरे। x + 2 को जीरो करने वाला कौन है, केवल -2 है। अगर x की जगह -2 भरेंगे तो सीधी सी बात इतने कि वो पॉइंट निकालने, अगर आपको पता करना है कि कोई फलन कहां परिभाषित है कहां नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है, नीचे की तरफ वाली संख्या को हम लोग, ठीक है ना, नीचे की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट यार, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि कैसे आपको चेक करना है कि कोई फलन कहां पे परिभाषित है कहां पे परिभाषित नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक दो चीजें और मैं आपको बताता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, एक और ज़रूरी बातें और इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। ठीक है ना, तो मैं अब थोड़ी सी चीज़ें रफ कर रहा हूँ और जो मेरे काम की नहीं है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें देखनी है, एक चीज़ हमें देखनी है, डोमेन, किसी फलन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। मैंने पिछले वाले इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था, लेकिन इसको बहुत कायदे से समझ लेना जरूरी है। जो प्रांत होता है, प्रांत, ठीक है, आपके पास में, यानी कि जो डोमेन है, जो डोमेन है वो क्या होता है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसका मैंने पहले भी कहा है, ये जो खेल है ये वाला है, इसके बिना ये कोई वैल्यू नहीं रखता, ये नियम कोई फलन नहीं बन सकता जब तक हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ये कहां से कहां तक है। अच्छा, हमने जब संबंध पढ़ा था, जब हमने संबंध पढ़ा था, ठीक है ना, संबंध पढ़ा था आर, या तो संबंध सपोज कर लो कोई संबंध आर है जो सेट ए से बी के अंदर है, और इस तरीके से मैं एरो डायग्राम बना दे रहा हूं, इसमें 1 2 3 यानी कि ये सेट ए है, ये बी हमारे पे 4 5 एंड 6 है, तो मैं कह रहा हूं कि 1 इससे कनेक्ट है, 2 इससे कनेक्ट है और 4 इससे कनेक्ट है, सॉरी ये इससे कनेक्ट है। तो ये फलन में नहीं, मैं अभी संबंध की बात कर रहा हूं, तो ये संबंध है। तो अगर इसका मुझे डोमेन लिखना होता था, डोमेन, ठीक है ना, आपके पास में, तो हम क्या करते थे, तो आर जो संबंध आता था वो कैसे आएगा, वो आएगा 1,4, 1,4, फिर आएगा 2,5, ठीक है ना, और फिर 2,6, ये तो संबंध आएगा, क्योंकि 3 तो किसी से संबंध रख ही नहीं रहा है। तो अब अगर मैं इसका डोमेन लिखता था, इसका प्रांत लिखता था, मैंने बताई थी बातें वहां भी जब संबंध पढ़ाया था मैंने 2.2 में, तो हम लोग प्रांत क्या लिखते थे, हम लिखते थे कि जो क्रमित युग्म है, प्रांत जो होता था, संबंध का जो प्रांत होता था, संबंध का जो प्रांत होता है, डोमेन जो होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है कि क्रमित युग्म, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, प्रथम घटक का समुच्चय, का समुच्चय, ठीक है ना। तो हम लोग प्रांत जब लिखते थे तो जो कर्मित युग्म है उसके प्रथम घटक, जैसे 1 आया, 2 आया, और फिर 2 दो बार नहीं लिखेंगे तो 1,2 इसका प्रांत आ जाएगा। इसका मतलब है कि प्रांत के अंदर वो ही अवयव आते थे जो जैसे कनेक्शन रखते थे, 3 प्रांत के अंदर नहीं आया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें संबंध के अंदर, अगर हम संबंध की प्रांत की बात करें, सॉरी फलन के सापेक्ष हम बात करें, फलन के लिए जो प्रांत की बात करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि आपने एक बात देखी कि ए का प्रत्येक अवयव हमेशा कनेक्शन रखता है बी के एक और केवल एक अवयव से। तो सीधी बात यह है कि इधर की तरफ जब हम बात करते हैं किसी संबंध को फलन बनाने की, तो इधर कोई बचता ही नहीं है, तो यानी कि पूरा का पूरा ये जो सेट है ये इसकी प्रांत बन जाती है। तो हम ये कह सकते हैं, आपके पास में ये कह सकते हैं कि इसके केस में कह रहा हूं मैं, एक्स के उन मानों का समुच्चय, ठीक है ना, ये आपके पास में उन मानों का समुच्चय, किन मानों का समुच्चय भाई, जहां पर x डिफाइन हो, जहां पर fx परिभाषित, ठीक है ना, परिभाषित होता है, ये डोमेन है। डोमेन की परिभाषा समझ लेना अच्छे से, कायदे से। फलन के केस में जब हम फलन की बात करते हैं, डोमेन क्या होता है, x के उन मानों का समुच्चय होता है जहां पर fx जो है परिभाषित होता है। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया था कि एक फंक्शन था r2r एंड fx इज इक्वल टू हमने लिया था x² - 1/2x, तो हमने कहा था कि ये इसका जो डोमेन बनेगा, इसका जो मैं डोमेन लिखूंगा, इसका डोमेन बताइए क्या r ही बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि r नहीं बनेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमने 0 घटाया था, याद रखो, अभी तो थोड़ी देर पहले कराया था कि 0, क्योंकि 0 पर ये फलन परिभाषित नहीं तो 0 घटाया था, तो हमने इसकी डोमेन को ऐसे दिखाया था। तो इसको लिखने का तरीका भी फिर ऐसे ही रहेगा कि r-0 टू r- समुच्चय जिसके अंदर 0 अवयव है और कहां तक, r के अंदर। तो ये जो आपके पास में इस फलन का जो डोमेन बनेगा वो r-, ठीक है ना, r-0 सेट बनेगा, ये वाला आपके पास में, ठीक है। तो डोमेन समझे ना कि उन मानों का समुच्चय होगा जहां पर fx परिभाषित होगा, वो मान कभी नहीं आएगा जहां पर fx परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हमने ये क्लियर कर दिया आपको। अच्छा, उसके बाद जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन तो सीधी बात है, कोडोमेन जहां पर उसके ये n है, जैसे इस वाले में ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन f लिखा है a to b,
किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल जाए एक फंक्शन ए टू बी, तो अंडरस्टूड है दिस इज डोमेन। ये क्या है? डोमेन, यानी कि प्रांत है, और ये सह प्रांत है, ये सह प्रांत है। देखो प्रांत सह प्रांत, देखो डोमेन ही चेंज हुआ है, यानी कि प्रांत ही चेंज हुआ है। को डोमेन तो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा जैसे संबंध में करते थे, और रेंज यानी कि जो परिसर है, परिसर उन सभी अवयवों का समुच्चय जो हमें एफएक्स देते हैं। तो अगर आप ये कह सकते हैं, हम लोग अगर ये कहें कि इसमें परिसर क्या होगा, परिसर यानी कि रेंज क्या होगी, ठीक है नहीं आपके पास में, ठीक है नहीं, तो एफएक्स के मानों का जो समुच्चय होगा, मानों का जो समुच्चय होगा दैट इज रेंज, वो हमारी रेंज होगा का समुच्चय रेंज कहलाती है, परिसर कहलाती है, रेंज कहलाती है। तो याद रखना है एक्स का मान जहां वो सब मान जहां पर एफ एक्स परिभाषित होगा वो डोमेन कहलाएगा, और मेरे भाई जहां पर एफ एक्स के सब मानों को इकट्ठा कर दिया जो निकल करके आएगा, कैसे एक बार बताता हूं। जैसे हमने कहा था कि एफ एक्स ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, हमने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो जो x का मान मैं रख रहा हूं तो ये तो जाएगा आपका प्रांत में, और जो fx निकल करके आएगा, fx मतलब f1 भर रहे हैं तो यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज हमारा 2 आया, ये जो 2 है ये जाएगा आपकी रेंज में। ये किस में जाएगा? रेंज में। बात समझ रहे हो ना, ये जाएगा रेंज में। तो मैंने कहा देखो ये fx की तो वैल्यू है, तो जो x के मान है वो प्रांत में चले जाएंगे और जो fx है वो रेंज में चले जाएंगे। इतना आपको समझाना था और बहुत कुछ समझा दिया। एक चीज और इसमें जो है, अब हमें जो पढ़ना है, मैं इनको हटा दे रहा हूं, और हमें जो पढ़नी है 2 चीजें और पढ़नी है, और 2 चीजें पढ़ने के बाद में फिर हम फलन के प्रकारों पे चलेंगे, ठीक है ना। फलन कितने प्रकार के, कैसे कैसे फलन आपके सिलेबस में देखने को मिल रहे हैं। इस परिभाषा को मैं जानबूझ के रफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस परिभाषा का यूज कहीं ना कहीं हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब इसकी जरूरत पड़ जाए, तो मैं भाई इसको हटा नहीं रहा हूँ, और ये सामने रहेगी तो फलन अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर एक होता है हमारे पास में वास्तविक मान फलन, नंबर 1 हमें पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना इन चीजों को। वास्तविक मान फलन, ठीक है नहीं, वास्तविक मान फलन, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस बहुत सारे हैं ना, रियल वैल्यूड फंक्शंस, ओके। तो वास्तविक मान फलन क्या है, उसके बाद में एक और आएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, वो होता है वास्तविक फंक्शन। अभी पढ़ाऊंगा, पहले इसको बता दूं उसके बाद। देखो वास्तविक मान फलन क्या है आपके पास में। वास्तविक मान फलन के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक ऐसा फंक्शन, ठीक है नहीं, ठीक है ना, आपके पास में डेफिनेशन लिखो ना लिखो समझ लो केवल, क्योंकि डेफिनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। ऐसा फलन, ठीक है नहीं, ऐसा फलन, ठीक है, जिसका परिसर कहो या कोडोमेन कह लो, आप सीधी बात है, सह प्रांत कह लो, क्या कह लो, सह प्रांत, क्योंकि सह प्रांत के अंदर से ही परिसर आता है। सह प्रांत को अंग्रेजी में कोडोमेन कहते हैं, जिसका कोडोमेन, ठीक है, जिसका कोडोमेन वास्तविक संख्या के समुच्चय का उप समुच्चय हो। मतलब क्या है कि एक ऐसा फंक्शन हमारे पास में आ जाए, ठीक है नहीं, जिसकी डोमेन कुछ भी हो, एक्स लिख दिया मैंने, एक्स का मतलब संख्या के अलावा कुछ और आ जाए, ठीक है ना, कोई भी, अभी बताऊंगा, लेकिन उसकी जो डोमेन कोडोमेन होगी वो हमेशा रियल नंबर होगी। मतलब एक ऐसा नियम जो वैल्यू हमें यहाँ पे देगा, वो हमेशा जो निकल करके वैल्यू आएगी इस एफ एक्स से, जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हमेशा वास्तविक होगी, ठीक है ना, वास्तविक संख्या ही होगी, एक्स चाहे जो हो, एक्स चाहे संख्या है भी या नहीं भी है। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, अगर अभी आपने एक नियम बताया था मुझे कि एक फंक्शन हमने लिया था n to n, जो लेकर एक नियम लेके चले थे
कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या नहीं भरूंगा तो एक संख्या कैसे प्राप्त हो जाएगी। मतलब आप ये समझ रहे होंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग x का मान कोई संख्या ना भरे फिर एक संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है इसको एग्जांपल से बताता हूं मैं भी। देखो सपोज कर लो कि हमारे पास में एक सेट है ए और जिसके अंदर हमने कुछ नाम लिखे, सपोज कर लो मैंने लिखा कि राम, ठीक है, श्याम, ठीक है, भारती, ठीक है नहीं, और ये तीन ही ले लो, है ना आपके पास में, और एक सेट बी ले लिया। आप कहोगे सर सेट में चले गए, अरे भाई फलन पढ़ रहे हैं, फलन पढ़ रहे हैं, फलन से पहले तो संबंधी पढ़ा जाता है, और संबंध भी तो दो समुच्चयों के अंदर ही होता है। संबंध भी तो कोई सेट ए से बी में ही होता है, नहीं होता संबंध। इसी तरह फलन भी कोई सेट ए से बी में ही होगा, है ना। तो सेट की तो मौलिक, भाई पुरानी बातें थोड़ा ही भूल जाएंगे जो हमने सीखी थी पहले। तो हमने दो सेट लिए, एक सेट हमने ये राम श्याम और भारती का ले लिया, और सपोज कर लो ये क्लास 11th के कुछ बच्चे हैं मेरे पास, ये क्लास 11th के क्लास, ठीक है ना, क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, और हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया 1 3 4 एंड, या एक काम कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, हमने इसको ऐसे कर लिया। और ये कह दिया, सपोज कर लीजिए यहाँ पे इसमें क्लास में 60 बच्चे, तो मैंने 60 तक लिख लिया। और ये जो बी सेट है ये सपोज कर लो ये रोल नंबर्स का सेट है, रोल नंबर का, ठीक है ना, रोल नंबर्स का सेट है, ये रोल नंबर्स है, ठीक है। तो एक नियम है, एक नियम है एफ एक्स, ठीक है ना, एक नियम है एफ एक्स जो क्या बताता है, जब हम x का कोई मान इधर से रखते हैं तो हमें वो रोल नंबर देता है। क्या देता है? रोल नंबर, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब एक हमने नियम, एक फलन लिया, हमने एक फलन लिया a टू बी है ना आपके पास में, और जहाँ पर एफ एक्स जो है जो रिजल्ट देता है वो एक रोल नंबर देता है, एक रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर देता है। मतलब ये जो x आएगा वो तो a में से आएगा, रोल नंबर हमारा b में से आएगा, ये तो बात थी। तो अगर मैं f सपोज कर लो मैंने राम भरा, तो राम का रोल नंबर कुछ हो सकता है, सपोज कर लो 18 है। तो आप देखो हम जब यहाँ पर राम भर रहे हैं, अगर राम का रोल नंबर 18 कहीं ना कहीं इसमें आएगा, या राम का रोल नंबर सपोज एक ही मान लिया, राम का रोल नंबर 1 है, श्याम का रोल नंबर 2 है, तो मेरे भाई अगर मैं इसमें x ये में श्याम भरूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या भर रहे हैं यहाँ पे तो नाम भर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हमें संख्याएं मिल रही हैं, और सारी की सारी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं मिलनी है ना, सारी की सारी क्या मिलनी है? वास्तविक संख्याएं मिलनी है। तो हमने ये बात कही है कि ऐसे फलन जिनका कोडोमेन हमेशा वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, पूरी वास्तविक संख्या भी हो सकती है, कोई फंक्शन R2N भी हो सकता है रियल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि n जो है ना आपके पास में उपसमुच्चय होता है R का। तो इतना ज्यादा गहराई से मत सोचो, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो कि वास्तविक मान फलन क्या होता है। वास्तविक मान फलन वो एक ऐसा फलन होता है जिसमें जो सह प्रांत होता है, कोडोमेन जो होता है, वो हमेशा ही वास्तविक संख्या के समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इट मीन्स हम एक शॉर्टकट में एक बात लिख सकते हैं, और शॉर्टकट वाली बात क्या लिखी जा सकती है बेटा? वो बात ऐसे लिखी जा सकती है कि इसका जो कोडोमेन होगा, ठीक है, कोडोमेन होगा, ठीक है ना, वो हमेशा सबसेट होगा रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स है ना आपके पास में। और अच्छा बराबर भी हो सकता है, इसका चिन्ह तो ये भी है कि भाई सबसेट भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। दिस इज द केस फॉर वास्तविक मान फलन या रियल वैल्यूड फंक्शन। एक दूसरी चीज और आती है और वो होता है वास्तविक फलन। इन चीजों को समझ लो जो कि हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। वास्तविक फलन, इसको अंग्रेजी में रियल फंक्शन कहते हैं। और रियल फंक्शंस क्या होते हैं, वास्तविक फलन क्या होते हैं? वास्तविक फलनों की खास बात यह होती है बेटा, वास्तविक फलन के अंदर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों ही रियल नंबर्स होंगे। यानी इसके अंदर जो डोमेन आएगा, ठीक है ना, डोमेन आएगा वो भी उपसमुच्चय होगा रियल नंबर का या बराबर होगा, और जो कोडोमेन होगा बेटा, है ना, इन दैट केस वो भी आपका उपसमुच्चय होगा रियल नंबर का। तो मेरे भाई ध्यान देना है, इसका हिंदी में पता है ना, इसको प्रांत कहते हैं, ठीक है, इसको सह प्रांत कहते हैं।
तो मेरे बेटे ध्यान रखनी है चीजें कि अगर हमें कोई ऐसा, ठीक है नहीं, आपके पास में कोई हमें ऐसा फलन दिख जाए जिसका डोमेन यानी कि प्रांत और सहप्रांत, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय यानी कि या वास्तविक संख्या ही है, तो वो सब वास्तविक मान फलन कहलाएंगे, वास्तविक फलन कहलाएंगे, रियल फंक्शन कहलाएंगे। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने लिखा कि एक फंक्शन है n2n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी एक वास्तविक फलन है, ठीक है ना। मैंने एक फंक्शन लिखा मैंने z2z, z2n, z क्या होता है, z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है z, तो ये पूर्णांक भी तो उपसमुच्चय होता है वास्तविक संख्या का, तो ये भी एक इस तरीके के सारे, या अगर मोस्टली तो ऐसा ही देखने को मिलेगा रियल नंबर से रियल नंबर, तो ये सारे के सारे वास्तविक फलन है, रियल फंक्शन है। और बहुत सारे रियल फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे रियल नंबर्स, रियल फंक्शंस के प्रकार अभी हम पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें तो संभव नहीं है, बहुत काम बाकी है अभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आज तो थोड़ी सी बकवास मैंने की है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ज़रूरी थी ये बकवास करनी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता। अगले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मैं फलन के प्रकार पढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा सा कायदे से समझ के प्यार से मैंने कोशिश करी समझाने की। अगर थोड़ा बहुत कहीं ऊक चूक हुई होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चंस करूंगा तब आपको रिकॉल करा करके जबरदस्ती ठूस दूंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।